नमस्कार। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है महाराष्ट्र की कृषि भूमि पर जो नियम कानूनों की बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, उन्हीं के संदर्भ में हम आज की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में किसान के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उसकी जमीन है, पर जमीन पर, खास करके कृषि जमीन पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लागू हैं। कृषि हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए जीने का सहारा है। करोड़ों किसान, भूमिहार किसान और मजदूर किसान सब किसानी पर ही टिके हुए हैं। फिर भी कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा नियंत्रित क्षेत्रों में से एक है। 2014 में भारत में औसतन जमीन के एक टुकड़े का जो साइज था, वो 1 हेक्टेयर के करीब था, 1.08 हेक्टेयर। लेकिन 2019 में जमीन का जो साइज था, टुकड़े का साइज, वो सिर्फ 0.86 हेक्टेयर रह गया। और कृषि जमीन खरीदने और बेचने में बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि लैंड सीलिंग कानून है, जो ये तय करता है कि एक किसान हद से ज्यादा कितनी जमीन रख सकता है। फिर ऐसे भी कानून हैं जो किसान कौन हो सकता है, उसे परिभाषित करता है। ध्यान रहे, क्योंकि सिर्फ एक किसान ही जमीन खरीद सकता है, गैर किसान किसानी वाली यानी कि खेती की जमीन नहीं खरीद सकता। इसी तरह जमीन पट्टा कानून है। तो पट्टा कानून से किसान जो है वो जमीन को उसको किराए पे देने में दिक्कत आती है। तो किसान जो है वो पट्टे पे अपनी जमीन दे तो सकता है, लेकिन अगर जो मकान मालिक किसान हो और वो 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए अगर पट्टे पर अपनी जमीन दे, तो किराएदार फिर सरकार से जो निर्धारित दर है, उस पर वो भूमि खरीदने का हकदार बन जाता है। इन कानूनों की वजह से किसानों की जमीनें जो हैं वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गई। अब हम आते हैं महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। देश में सबसे ज्यादा किसान इसी महाराष्ट्र से ही हैं जो आत्महत्या करते हैं। अब भूमि कानून के अंतर्गत हमने देखा कि खास करके जैसे पट्टे की बात हमने कही, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन तय वक्त से ज्यादा, जैसे 1 साल से ज्यादा अगर पट्टे पर जमीन दी जाए, तो फिर वो जमीन किराएदार के पास जाने का बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो आखिर इन कानूनों से भूमि के बाजार पर और किसानों पर क्या असर पड़ता है, ये पैनल चर्चा इन्हीं मुद्दों पर गौर करेगी। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे मेहमान हैं सीमा नारोड़े, जो शेतकारी संगठन के पश्चिमी महाराष्ट्र महिला मोर्चे की अध्यक्षा हैं, स्वतंत्र भारत पार्टी के महिला मोर्चे की राज्याध्यक्षा हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों और छोटे बचत समूहों के गठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री प्रमोद कुमार जी, जो गिरि विकास अध्ययन संस्थान के वर्तमान निदेशक हैं। पहले उन्होंने प्रभारी निदेशक और प्रोफेसर कृषि विकास और ग्रामीण परिवर्तन के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान बेंगलुरु में भारत के रूप में काम किया। उनकी हाल ही में आई पुस्तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड टेनेंसी इन इंडिया, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, कुछ इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करती है। हमारे तीसरे मेहमान हैं सागर पिलारे, जो पेशे से एक वकील हैं और किसानों के उत्थान के लिए एक अखिल भारतीय आंदोलन, किसान पुत्र आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। किसान पुत्र आंदोलन का उद्देश्य एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जैसे किसान विरोधी कानूनों को हटाना है। तो अब हम सीधा चर्चा पर आते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है सागर जी से कि सागर जी, आप थोड़ा सा हमें थोड़ा इसके कानूनी पहलू के बारे में बताइए कि महाराष्ट्र में कृषि भूमि को नियंत्रित करने वाले कौन से कानून हैं और वो कानून क्या हैं? सागर जी। एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में जो मुख्य रूप से कानून है वे महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966, फिर टेनेंसी के बारे में 3 कानून महाराष्ट्र के एरिया में लागू होते हैं। महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट 1948, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र को लागू होता है। हैदराबाद टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट 1950, ये हैदराबाद स्टेट का जो पहले पार्ट था और अब महाराष्ट्र में आ गया है, ज्यादातर मराठवाड़ा का, इसको ये एक्ट लागू होता है। और महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट एप्लीकेशन टू विदर्भा एक्ट 1958, ये विदर्भा एरिया जो है उसको लागू होता है।
लगभग इसमें जो प्रोविजंस है तीनों एक्ट में वो एक समान ही है। फिर एक एक्ट है महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग ऑन होल्डिंग्स एक्ट 1961 और महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1947। ये मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल लैंड को लागू होने वाले महाराष्ट्र में कानून है। अभी लैंड रेवेन्यू कोड 1966 जो है वो ज्यादातर लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन के बारे में यानी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है, इसलिए उसको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं उसमें से सिर्फ 2 सेक्शंस का जिक्र करूंगा। एक है सेक्शन 29 जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ होल्डर्स दिया है। तो 3 प्रकार के होल्डर्स होते हैं, क्लास 1 ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट क्लास 2 और गवर्नमेंट लेजी। गवर्नमेंट लेजी जो है वो सेक्शन 38 MLR के अंदर आता है और वो लीज का जो प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट और वो लेजी के बीच में जो एग्रीमेंट्स है उसके मुताबिक तय होता है। ऑक्यूपेंट क्लास 1 वो होता है कि वन हु होल्ड्स अनएनिलेटेड लैंड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ये अनएनिलेटेड और एलिनेटेड इसमें का जो फर्क है उसमें ज्यादा अभी रेलेवेंस नहीं रहा, क्योंकि एलिनेटेड लैंड्स अभी देवस्थान इनाम छोड़कर बाकी सब एलिनेटेड टेन्योर सब एबॉलिश कर दिए गए हैं। तो ऑक्यूपेंट क्लास 1 जो है वो उसके राइट टू ट्रांसफर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑक्यूपेंट क्लास 2 जो है ही कैनॉट ट्रांसफर द लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ कलेक्टर। अब ट्रांसफर में सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, असाइनमेंट ये सब आ जाता है। अब ये ऑक्यूपेंट क्लास 2 कौन है? तो चीफली 2 प्रकार के लोग इसमें आते हैं ऑक्यूपेंट क्लास 2 में, कि सीलिंग एक्ट में जो सरप्लस लैंड्स हुए वो जो जिनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो आते हैं इसमें, और टेनेंसी एक्ट के अंदर जिनको ओनरशिप दी गई या जो डीम्ड परचेसर डिसाइड किए गए उनके पास जो लैंड है वो ये ऑक्यूपेंट क्लास 2 में आ जाते हैं। इसके सिवा लैंड रेवेन्यू कोड 1966 का जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो 36 और 36A है। इसमें ट्राइबल लैंड्स के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन है। कलेक्टर की परमिशन के बगैर ट्राइबल्स के लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकते, और ट्रांसफर जैसा मैंने कहा उसमें सेल, मॉर्गेज, लीज वगैरह आता है। अगर मॉर्गेज, लीज वगैरह करना है तो कलेक्टर का सैंक्शन चाहिए, और अगर सेल करना है तो कलेक्टर के सैंक्शन के पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए। अब मैं टेनेंसी एक्ट्स की तरफ आता हूं। तो लीज जो है उस पर जो प्रोविजंस है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 से 117 तक है, लेकिन ये एग्रीकल्चरल लीज को लागू नहीं होते, क्योंकि सेक्शन 117 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये प्रोवाइड करता है कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल अप्लाई टू एग्रीकल्चरल लीजेस। लेकिन जिस बारे में एग्रीकल्चरल लीजेस यानी टेनेंसी लॉज साइलेंट है, और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिन प्रोविजंस के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं जाता है उनको उनका मीनिंग समझने के लिए एड में लाया जा सकता है। अभी टेनेंसी एक्ट के अंदर के जो प्रोविजंस है उसमें से जो मुख्य प्रोविजंस है वो मैं थोड़ा सा बोलूंगा उसके बारे में, कि टेनेंसी ये डीम्ड टेनेंसी भी होता है, वो सेक्शन 4 में डीम्ड टेनेंसी का प्रोविजन किया गया है। तो अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन की एग्रीकल्चरल लैंड के लॉफुल पोजेशन में है उसके कंसेंट से, और वो अगर वो खेती कर रहा है और वो ओनर की फैमिली मेंबर का नहीं है, या ओनर के द्वारा उसको हायर्ड लेबर के तौर पे अपॉइंट नहीं किया गया है, या वो ओनर के या ओनर की फैमिली मेंबर के डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर काम नहीं कर रहा है, तो उसको डीम्ड टेनेंट समझा जाता है। सेक्शन 4B ये प्रोवाइड करता है कि सिर्फ इफ्लक्स ऑफ टाइम, मियरली बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम, टेनेंसी विल नॉट कम टू एन एंड। सेक्शन 32 में टेनेंट को कब डीम्ड परचेसर समझा जाएगा ये दिया है, और टीलर्स डे 1 अप्रैल 1957 को जो टेनेंट्स पोजीशन में थे वे डीम्ड परचेसर माने गए, और एक स्मॉल कॉम्पनसेशन अमाउंट पर उन्हें ओनरशिप उन पर कन्फर की गई।
और ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं था। इसमें सेक्शन 32O जो है उसके अनुसार टेनेंसी क्रिएटेड आफ्टर टिलर्स डे को भी ये डीम्ड परचेस का प्रोविजन लागू होता है। जो टेनेंसी ये टिलर्स डे के बाद में क्रिएट की गई, वो टेनेंट भी 1 साल के भीतर ये राइट टू परचेस एक्सरसाइज कर सकता है। सेक्शन 43 जो है उसमें ये प्रोविजन है कि जो लैंड ट्रांसफर करना है, अगर जो परचेस या सेल हुआ है इस एक्ट के अंदर, तो उसके लिए कलेक्टर की परमिशन जरूरी है। सेक्शन 63 ऑफ महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट में ये प्रोविजन है कि ट्रांसफर टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट इज बार्ड। No agriculturist can purchase or take in mortgage or lease in any land. इसको एक्सेप्शंस भी है, और अगर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को ये ट्रांसफर लेना है तो उसको कलेक्टर की परमिशन जरूरी है। थोड़े से एक्सेप्शंस अभी प्रोवाइड किए गए हैं। सब एक्सेप्शंस, एक्सप्लेनेशंस और एग्जम्पशंस एक साथ रिकलेक्ट करना भी मुश्किल है, लेकिन थोड़े से एग्जम्पशंस दिए हैं, जैसा कि सेक्शन 63(1)(a) है कि बोनाफाइड इंडस्ट्रियल यूज के लिए अगर कोई लैंड परचेस करता है तो उसके लिए अगर वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट भी है तो कलेक्टर के परमिशन की जरूरत नहीं है। अभी अगला जो एक्ट है जो वो है महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल लैंड्स सीलिंग ऑन होल्डिंग्स एक्ट 1961। इसके अनुसार सीलिंग डाला गया, और ये जो सीलिंग है वो टेनेंट, ओनर या पार्टली एज ओनर एंड पार्टली एज टेनेंट जो लैंड होल्ड करता है उस पर लागू होता है, और ये पर्सन और फैमिली यूनिट ये दोनों पर लागू है। फैमिली यूनिट एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट बनाया गया है, फैमिली ऑफ 5 इज अश्यूम्ड, और उसके लिए ये लिमिट्स फिक्स किए हैं। वो 18, 27, 36, 36, 54 एकर्स जनरली किए हैं कि पेरेनियली इरिगेटेड लैंड, देन पेरेनियली इरिगेटेड लैंड एंड द इरिगेटेड वाटर इज सफिशिएंट फॉर 1 क्रॉप, इसके लिए 27 एकर्स का है। फिर नॉट एश्योर्ड पावर इरिगेशन सप्लाई अगर है, और पैडी फील्ड्स जो है उसके लिए 36 एकर्स है, और ड्राई क्रॉप लैंड जो है उसके लिए 54 एकर्स है। और इसमें रिडक्शन भी हो सकता है ये सीलिंग लिमिट में। बाद में जब प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस रिहेबिलिटेशन एक्ट 1974 आया, तब जो इरिगेशन कमांड एरिया में जो लैंड्स आए उनका सीलिंग इसमें से भी घटा दिया गया। तो एग्रीकल्चरिस्ट को या फार्मर को हमेशा ये थ्रेट रहता है कि ये सीलिंग कभी भी कम हो सकता है। इसके लिए उसको सीलिंग लिमिट बढ़ाने की या अपना होल्डिंग बढ़ाने का कोई इंसेंटिव नहीं रह जाता है। और इस एक्ट में सेक्शन 11A है जिसके अनुसार चेंज ऑफ क्लास ऑफ लैंड हो जाता है तो सीलिंग नीचे आ जाता है। अगर कोई वेल डिग करता है अपने होल्डिंग में तो सीलिंग नहीं नीचे आएगा, लेकिन अगर वो वेल कमांड एरिया के अंदर आ जाता है और वैसा नोटिफिकेशन बाद में निकलता है तो ये लैंड पहले अगर ड्राई लैंड में पड़ता है तो भी वो इरिगेटेड लैंड में आएगा और वो सीलिंग उसको लागू होगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें से जो सरप्लस लैंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया ये सीलिंग एक्ट के अंदर, वो जो ऑक्यूपेंट्स है वो ऑक्यूपेंट्स क्लास 2 हो गए, तो उसके लिए उनका जो ट्रांसफर का राइट है वो कलेक्टर की परमिशन के बगैर एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। तो ये जो फ्रेमवर्क बना है लीगल, उसका ओवरऑल रिजल्ट ये है कि ओनर की दृष्टि से टेनेंसी क्रिएट करना रिस्की है, क्योंकि किसी भी समय टेनेंट डीम्ड परचेसर का हैसियत क्लेम कर सकता है। जैसा हमने देखा कि कुछ ऑक्यूपेंट्स ऐसे हैं, ऑक्यूपेंट्स क्लास 2, जो कलेक्टर की परमिशन के बगैर लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। नॉन एग्रीकल्चरिस्ट्स
एग्रीकल्चरल लैंड परचेस नहीं सकते, कर नहीं सकते कलेक्टर की परमिशन के बगैर। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हुआ है कि जिसमें एक अच्छा प्राइस लेकर ऑनरेबल एग्जिट भी मुश्किल हो गया है। और जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, जिसके पास पैसा है, जिसको वो इन्वेस्ट करने की इच्छा भी है, वो एग्रीकल्चर में आ नहीं सकता है। उसके एग्रीकल्चर में एंटर होने के बीच में बहुत सी बाधाएं पैदा होती है। और एक एक्ट जिसका मैंने जिक्र किया था वो है प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड एरिया फिक्स किया जाता है, एरिया के अनुसार, विलेज, तालुका या डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक। और वो जो स्टैंडर्ड एरिया फिक्स किया जाता है, उसके नीचे का जो होल्डिंग है उसको फ्रैगमेंट कहा जाता है। जनरली ये स्टैंडर्ड एरिया इरिगेटेड के लिए 1/2 एकड़ टू ड्रॉप ड्राई क्रॉप लैंड का 4 एकड़ के बीच में होता है। और इसको ट्रांसफर करने में भी बहुत सी कठिनाइयां हैं, जैसे कि अगर इसको ट्रांसफर करना है तो नेक्स्ट सर्वे नंबर या नजदीक के सर्वे नंबर के पार्ट को किया जा सकता है। तो किसान पुत्र आंदोलन की ये भूमिका है कि लैंड लीजिंग के बारे में या ये किसी भी एक्ट के बारे में सिर्फ थोड़ा सा टिंकरिंग करने से किसानों को आजादी नहीं मिलेगी। जब तक ये एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग ऑन होल्डिंग एक्ट 1961 ये नहीं रिपील किया जाता, तब तक सही मानों में ये लैंड मार्केट जो है इसमें आजादी किसान को नहीं मिल सकती। इसलिए जो मुख्य रूप से जो कानून, जैसा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का किसान पुत्र आंदोलन विरोध करता है, उसी तरह वो एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग्स ऑन होल्डिंग्स एक्ट 1961 के पूरी तरह से रिपील के पक्ष में है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी, आपके जो पॉइंट्स थे थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा टच करता हूँ दोबारा से। आपने एक तो बात कही कि लैंड ओनर के राइट्स हैं जो वो बहुत ज्यादा हद तक डाइल्यूट कर किए जा चुके हैं। फिर महाराष्ट्र एग्रीकल्चर सीलिंग्स ऑन होल्डिंग एक्ट जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और इरिगेटेड लैंड जो है उसकी लैंड सीलिंग तो बहुत ही कम रह गई है। और बाकी आपने जमीन के टुकड़े के जो साइज है, लैंड साइज की, उसकी बात कही कि वो पहले से बहुत कम हो गया है। और प्रोटेक्शन के नाम पे जो है वो सबकी काम करने की जो आजादी है, लाइवलीहुड फ्रीडम, वो काफी हद तक पहले से मतलब बहुत कम रह गई है। तो अब मेरा जो सवाल है प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने तो इस विषय पर काफी शोध की है, आपकी किताब भी आई है लैंड लीजिंग पर। तो आप कुछ इस बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए कि जो लैंड लीजिंग के कानून हैं उनका किसानों की जीविका पर और उनके आय पर क्या असर पड़ता है। प्रमोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने बोला, मैंने अभी एक बुक पब्लिश की है सेज से, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग पे। एक और काम हम अभी कर रहे हैं, लैंड टाइटलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। लैंड टाइटलिंग मतलब लैंड ओनरशिप के जो टाइटल, लैंड का जो टाइटल है वो फार्मर्स के नाम है या कि जो खेती कर रहा है उसके नाम से है, या घर में कोई और सदस्य है उसके नाम से है, या थर्ड पर्सन है नॉट फ्रॉम द फैमिली उनके नाम से है। तो कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मैं थोड़ा सा इन दोनों चीजों पे हाईलाइट करूंगा। जहां तक लैंड, देखिए दो इशू हैं। एक इशू है लैंड ओनरशिप का, लैंड जो है वो किसके नाम पे है। उस इवन इफ आप ओनर हैं लैंड के, आप कल्टीवेट कर रहे हैं, कल्टीवेटर हैं, बेसिकली आपकी लैंड है और आप कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन टाइटल जो है आपके पास नहीं है। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो भारत में जो लैंड टाइटलिंग है उसका डिजिटाइजेशन और उसको प्रॉपरली जो है आगे डिसेमिनेशन नहीं हुआ है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में हमारी लैंड है और मुझे पता है कि वहाँ पे मोस्टली जो है बाप दादा, दादा परदादा के नाम पे लैंड चल रही है और आगे फैमिलीज डिवाइड हो गई हैं। किसी को पता नहीं है कि उसकी ओनरशिप
किस पीस की ओनरशिप है। लैंड है 50 एकड़ लैंड है, उसकी आगे जो है डिसेंडेंट्स तीसरी या चौथी पीढ़ी आ गई है, तो एक एग्रीमेंट है, उसी के हिसाब से लैंड की कल्टीवेशन हो रही है, लेकिन लैंड का कौन सा पीस मेरे नाम है वो नहीं हुआ है। और डिजिटाइजेशन लैंड का नहीं, अभी तक एक बहुत बड़ा उसमें एक गैप है। जब तक वो फिलफिल नहीं होगा तब तक फार्मर को जो है अप्रोप्रिएट उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड टाइटल में भी हम जो देख रहा हूं मैं अपनी स्टडी में, हमने 3 या 4 चीजें देखी हैं उसमें। एक तो जो फार्मर क्रेडिट लेता है बैंक से, यदि आपका टाइटल आपके नाम पे है और नहीं है, उससे कितना फर्क पड़ता है। उसी तरह से लैंड पे जो बहुत सारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्सिडी प्रोग्राम्स हैं, उसमें फार्मर एक्सेस नहीं कर पा रहा है यदि लैंड टाइटल उनके नाम पे नहीं है। तीसरा, इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो उनको नहीं मिल पा रही है यदि लैंड टाइटल उनके नाम पे नहीं है। तो ये पूरे भारत की एक प्रॉब्लम है, ये किसी एक स्टेट, महाराष्ट्र, हरियाणा या पंजाब या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया ये बहुत बड़ा एक दिक्कत है। और जहां तक लैंड टाइटलिंग की बात है, उसमें सबसे बड़ा जो एक जो प्रॉब्लम है वो है लैंड टाइटल हमारे यहाँ प्रिजम्पटिव लैंड टाइटल है, कंक्लूसिव लैंड टाइटल नहीं है। प्रिजम्पटिव क्या होता है और कंक्लूसिव क्या होता है, मैं इसका डिफरेंस भी बताना चाहूंगा अपने सुनने वालों को। जो कंक्लूसिव लैंड टाइटल होता है, वो टाइटल जो है वो आपको पूरा अधिकार देता है जमीन का। यदि एक बार आप जमीन आपके नाम पे हो गई तो उस पर कोई डिस्प्यूट होगा तो आपको जाकर के कोर्ट में डिफेंड नहीं करना है। आपके नाम में यदि लैंड है और वो कंक्लूसिव लैंड टाइटल है, तो कोर्ट में जो कोई भी केस करेगा वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट करेगा। उस पे गवर्नमेंट वर्सेस जो क्लेमर है उसका केस चलेगा, ना कि जो प्रेजेंटली जो ओनर है उसका। प्रिजम्पटिव में क्या है, आपके नाम पे लैंड राइट है, रजिस्ट्री है, लेकिन यदि कोई दूसरा कहता है कि नहीं ये रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा कि हाँ ये लैंड जो है मेरी है। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि इसमें यदि ये अभी जो हमारा सिस्टम है वो प्रिजम्पटिव है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत टाइम से 2011 में भी उन्होंने बिल बनाया था, 2020 में भी 2020 में नीति आयोग ने जो है कंक्लूसिव टाइटल के लिए उन्होंने एक गाइडलाइंस इशू की हैं, एक बिल जो है बना करके उन्होंने पेश किया है कि स्टेट्स को कि वो उसको अपने लैंड टाइटल का जो प्रोग्राम है उसको अमेंड करें और कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग लाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में कुछ किया गया, राजस्थान में कुछ कोशिश की गई, लेकिन वो कंक्लूसिव लैंड टाइटल से बहुत दूर है। 2016 में शायद महाराष्ट्र में कुछ प्रोविजंस की गई थी, लेकिन कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग जो है वो व्यवस्था जो है उस तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। डिजिटाइजेशन बहुत जरूरी है। डिजिटाइजेशन हो पहले, सबसे पहले डिजिटाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद टाइटल जो है वो जो कल्टीवेटर है, जो ओनर है, उसके नाम टाइटल जो है यदि ट्रांसफर किया जाएगा और उसका प्रॉपर डिजिटाइजेशन होगा, तभी आप जो है उसको प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं। कर्नाटका में एक भूमि प्रोग्राम चलाया गया, उसमें डिजिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन डिजिटाइजेशन से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है लैंड जो है वो है किसके नाम पे। यदि लैंड 3 जनरेशन बैक में चल रही है तो पहले सबसे पहले उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है कि एट प्रेजेंट कौन सा पीस कौन पर्टिकुलर व्यक्ति जो है उसको कल्टीवेट कर रहा है, किसके नाम से है। ये है ओनरशिप की प्रॉब्लम। और क्योंकि जैसा कि अभी सागर जी ने बताया कि लैंड जो है बहुत लैंड का पीस बहुत छोटा हो गया है। जब लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, मैं यदि वापस जाऊं तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे, जब ब्रिटिश इंडिया रूल करता था। और उस टाइम उनका एक पर्पज था कि जो गांव में कुछ लोगों के नाम यदि लैंड कर दी जाए तो
आपको सारे फार्मर से जाकर के रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करना है। कुछ जो लैंडलॉर्ड्स उन्होंने क्रिएट किए इन द फॉर्म ऑफ महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जो जमींदारी सिस्टम जो उन्होंने लाया, उसमें उनको ये सहूलियत हो गई कि कुछ लोगों से वो टैक्स कलेक्ट करते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और वो आगे फार्मर्स जो है फार्मर से या कल्टीवेटर से कितना कलेक्ट कर रहे हैं वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाता था। आजादी के बाद इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की गई और लैंड जो है वो जो एक्चुअल टिलर है उसको देने की कोशिश की गई। 3 या 4 तरह के रिफॉर्म्स लाए गए जिसके थ्रू जो टिलर है उसको एक्चुअल ओनर बनाया गया। तो इस पूरी व्यवस्था में लैंड जो है लीजिंग जो है उसको बैन कर दिया गया। बहुत सारे स्टेट्स में बैन है, बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में उसके ऊपर दूसरी तरह की पाबंदियां हैं। यदि मैं संक्षिप्त में बोलूं तो केरला और जम्मू कश्मीर में लीजिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। केरला और जम्मू एंड कश्मीर में, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा में only certain categories of landowners such as disabled, minor, widow, defense personnel, etc. are allowed to lease out their land. पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में tenants can acquire ownership rights on tenanted land after a specific period of creating tenancy, but leasing out of agriculture land is not banned. बैन नहीं है, लेकिन वहां पे जो है वो ओनरशिप ले सकता है। 6 साल का प्रोबेबली पीरियड है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लैंड लीजिंग, बट इन वेस्ट बंगाल ओनली शेयर क्रॉपिंग लीज आर लीगली परमिटेड। In scheduled tribe areas of Andhra Pradesh, Bihar, Odisha, Madhya Pradesh and Maharashtra, transfer of land from tribal to non-tribal community is prohibited without permission of a competent authority, जो कि सागर जी भी अभी यही बात कर रहे थे। तो जो रिफॉर्म्स हैं, टेनेंसी रिफॉर्म्स, शायद उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी मोस्टली जो टेनेंसी है इंडिया में वो लीगली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में वो लीगल नहीं है, और जो एक्चुअल जो एनएसएस का डाटा है और जो हमारा जो माइक्रो लेवल की स्टडीज हैं उसमें ये पाया गया है कि ऑलमोस्ट 30 to 40% लैंड जो है वो टेनेंसी पे चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि लीगली वो अलाउड नहीं है, फिर भी इलीगली जो खेती नहीं करना चाहता है वो लीज पे दे करके वो कुछ और प्रोफेशन में चले जाते हैं। तो जो जैसा कि सागर जी कह रहे थे कि लैंड होल्डिंग का साइज बहुत छोटा हो गया है। रिफॉर्म्स लाए गए थे ताकि जो एक्चुअल टिलर है उसके पास लैंड जा सके, लेकिन अभी जो 4 या 5 जनरेशन पीरियड जो गुजर गया है 1960 से लेके 2020 तक, यदि हम कहें, जो रिफॉर्म्स मोस्टली 58-60 की रेंज में शुरू हुए थे टेनेंसी से रिलेटेड, लेकिन इस लगभग 50 साल 60 साल के जो पीरियड में जो एग्रीकल्चर इनहेरिटेंस के थ्रू एग्रीकल्चर पास ऑन होती है, तो तीसरी चौथी जनरेशन आने तक जो फार्मर 50 एकड़ का था आज वो 5 एकड़ का रह गया। तो लैंड जो है फ्रेगमेंटेशन बहुत तेजी से हुआ है और लगभग सभी स्टेट्स में लैंड का साइज नीचे जा रहा है। पंजाब हरियाणा को छोड़ के जहाँ पे जो लैंड साइज है अभी इंक्रीज होना शुरू हुआ है। तो जो लैंड कंसोलिडेशन है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि होल्डिंग साइज इतना छोटा हो गया है। लैंड साइज इतना छोटा हो गया है कि उस पे मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता है, उस पे इरिगेशन की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो कि पंजाब हरियाणा में तो कंप्लीटली डिसअपियर हो गए हैं, दूसरे स्टेट्स में भी उनको सर्वाइवल उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्योंकि लीजिंग जो है वो लीगल नहीं है, यदि मैं 5 साल के लिए 10 साल के लिए यदि मेरे पास 2 एकड़ 3 एकड़ की जमीन है जिसपे मेरा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और मैं खेत जो जमीन को बेचना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जमीन मेरे नाम पे ही रहे, मैं उसको लीज पे दे करके दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट होना चाहता हूं या शहर में जा करके कुछ और ऑप्शन देखना चाहता हूं, तो ज्यादातर लोग जो है वो डर के मारे कि मेरी जमीन मेरे से छिन जाएगी तो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं।
इसका नतीजा ये है कि आप ना तो विलिंगली खेती कर रहे हैं और ना ही विलिंगली खेती छोड़ पा रहे हैं। तो बहुत सारा जो हमारा सेक्शन है एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं, हम अक्सर ये भी कहते हैं कि जीडीपी की जो रेशो है, जो जीडीपी एग्रीकल्चर से आ रही थी, वो 50% से कम होकर के 15-16% तक चली गई है। लेकिन अभी भी जो लैंड पे जो लोग एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लैंड पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी अभी भी 50% के आसपास है। तो यानी 50% लोग जो है ओनली 15% से लेस देन 15% वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। बहुत लोगों को छोड़ने की जरूरत है। जो छोटा फार्मर है वो छोड़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि लैंड एक बहुत ही स्टेटस का विषय है, कोई भी लैंड को बेचना नहीं चाहता है और लीगली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप लीज आउट करें 10 साल के लिए और आप खेती की बजाय कुछ और काम करने की कोशिश करें। तो यदि लैंड लीजिंग को लीगलाइज किया जाए और लॉन्ग रन लीजिंग को लाया जाए, तो आई थिंक ये जो कंसोलिडेशन चाहिए, लैंड को बेच करके कंसोलिडेशन नहीं होगा। लैंड को लीज इन करके जो खेती करना चाहता है वो लीज कर सकता है, और जो नहीं करना चाहता है वो लीज आउट करके दूसरे प्रोफेशन में जा सकता है। शायद इससे बहुत बड़ी हेल्प होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी। और एग्रीकल्चर जो हम चाइना से प्रोडक्टिविटी में बहुत पीछे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि फ्रेगमेंटेशन इतनी ज्यादा है और आपके पास 2 एकड़ है, ना तो आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, ना ही आपके पास इनपुट खरीदने के लिए पैसा है, ना ही आप उसमें लैंड में रिफॉर्म कर सकते हैं। आज जो है आप प्रिसीजन फार्मिंग की बात करते हैं, जिसमें कि प्रिसाइजली आप इनपुट ऐसा कंप्यूटराइज्ड एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसमें आप मेजर कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, प्रोडक्टिविटी का लेवल अचीव करने के लिए क्या इनपुट्स यूज करने चाहिए, कितनी मात्रा में करने चाहिए। लेकिन उस सब के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि एग्रीकल्चर में जो प्रेजेंट पोजीशन है उसमें नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग यदि छोड़ जाएंगे, लीज आउट करेंगे और प्रोफेशन में जाएंगे, और जो बाकी जो बचेंगे वो कंसोलिडेट करेंगे। लैंड का साइज एक कम से कम 8 से 10 एकड़ की जो एवरेज साइज है जिसपे ये सब पॉसिबल है, प्रोबेबली ऐसी पोजीशन आएगी तो ही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। और प्रोबेबली फार्मर के लिए भी ये विन विन सिचुएशन होगी। छोटे फार्मर, मझोला फार्मर जो खेती में अपनी ईक आउट नहीं कर सकता है, अपनी रोजी रोटी ठीक से नहीं कमा पा रहा है, वो प्रोबेबली दूसरे प्रोफेशन में जा सकता है। उसके लिए एग्रो प्रोसेसिंग को डेवलप करना चाहिए, जिससे कि गांव की पेरिफेरी में ही दूसरी और एक्टिविटी जनरेट हो, जहां एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो, ताकि जो फार्मिंग कर रहा है वो मन से फार्मिंग करे, और जो फार्मिंग से जाना चाहता है वो थोड़ा मीडियम लेवल का स्किल हासिल करके भी वो उसको शिफ्ट कर सकता है एग्रो प्रोसेसिंग में, और वो एम्प्लॉयमेंट खोज सकता है, अपने लिए बेटर जिंदगी की व्यवस्था कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपने कई बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर उठाई। खास करके आपकी 2 बातें, एक तो आपने लैंड टाइटलिंग के बारे में बात करी कि ज्यादातर राज्यों में अभी लैंड टाइटलिंग जो है, कुछ राज्यों में उस पर काम हुआ है, पर काफी राज्यों में अभी लैंड टाइटलिंग जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, क्लियर टाइटल्स नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि जो कृषि भूमि को नियंत्रित करने वाले कानून हैं, उनका किसानों की जीविका और आय पर असर जो पड़ रहा है वो खास करके इस बात से पड़ रहा है कि लैंड का साइज जो है, टुकड़ा, वो अब धीरे धीरे कम होते होते इतना फ्रैगमेंट हो गया है कि उस पर खेती करना जो है वो उतना प्रोडक्टिव नहीं रह गया है। तो छोटे और मझोले जो किसान हैं, वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। उनके लिए जो खेती बाड़ी है वो एक वायबल ऑप्शन अब नहीं रह गया है। तो अब मैं आता हूँ सीमा जी के पास, क्योंकि सीमा जी जो हैं वो खुद एक शेतकारी बैकग्राउंड से आती हैं, शेतकारी संगठन से जुड़ी रही हैं और किसानों के बीच से आती हैं, तो उन्हें किसानों की समस्याओं के बारे में काफी अच्छे तरह से मालूम है। सीमा जी, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि सागर जी और प्रमोद जी ने हमें बताया कि ऑन पेपर कानून के हिसाब से जो टेनेंसी है, मतलब जमीन को किराए पे देना, कानून के हिसाब से तो वो अलाउड नहीं है। तो आप हमें ये बताइए कि क्या असल में किसान अपनी जमीन किराए पे देते हैं या नहीं देते, और अगर देते हैं तो एक इनफॉर्मल जो मार्केट उससे क्रिएट होती है वो कैसे काम करती है, और वो किराए पे देना लेना अगर होता है तो वो कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
इन लोगों ने दोनों ने जो बताया वो कानून के बारे में बताया कि कोई लीगली कानून नहीं है कि जो किसान किसी को अपनी खेती दे दे। उसमें किसान डरता क्यों है? मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत किसान साफ। डरता है क्योंकि किसी को अगर वो लीज पे अपनी जमीन दे दे और वो खुद नाम से अगर वो अपना पीक पेरा बोलते मराठी में वो लगा दे तो वो जमीन जो काम कर रहा है वो जमीन पे उसका हो जाने का डर रहता है। लेकिन अनलीगली हमारे महाराष्ट्र में हमने अभी एक सर्वे किया था तो उसमें हमने देखा किसानों के साथ 3 प्रकार की लीज अभी भी चल रही है। एक तो है उसको आधा हिस्सा बोलते हैं, मतलब जिसके पास जमीन नहीं है और जिसके पास जमीन है वो किसी कारण से अपनी जमीन नहीं कर पा रहा है तो वो किसी को आधे हिस्से से देता है। मतलब दोनों का, करने वालों का और मालिक का, दोनों का आधा आधा खर्चा होता है। जब जितना भी कुछ होता है उसमें किसानी में वो सब पूरा खेत से आने के बाद आधा आधा हिस्सा दोनों को बांट लिया जाता है, वो एक होता है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है, बहुत सारे लोगों से मेरी जो बात हुई अभी भी जो जुड़े हैं हमसे लोग, उनका एक कहना है कि अगर ज्यादा बारिश आती है तो नुकसान हो जाता है। फिर अगर कोई उसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं आप, दाम कम आ जाते हैं तो सरकार उसको कुछ मुआवजा देती है। मतलब समझो प्याज के लिए अभी जो दिन दिया है उन्होंने 350 रुपए से जो देता है, लेकिन जो किसानी के ऊपर काम करता है जिसका कोई लीगली काम नहीं हो रहा है, मतलब वो सब पैसे किसान को मिलते हैं जिसके नाम पे वो लैंड है। जो उससे आधे हिस्से से काम कर रहा है उसको उसका कोई फायदा नहीं होता, नुकसान तो उसका भी होता है। ये भी एक बात है। जिन किसानों से मेरी बात हुई जो किसी का खेत करते, दूसरा एक खेत करने का जो है वो एक है कि तीसरा हिस्सा बोलते हैं, जो खेती पे काम करता है उसने सब अपने पैसे खर्चे करके सब काम करना है और जितना भी माल आएगा उसकी खेती में उसमें से तीसरा हिस्सा मालिक को देना है, मालिक ने कुछ नहीं करना है। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है महाराष्ट्र में। तीसरा एक जो चल रहा है उसको ठेका बोलते हैं मराठी में, महाराष्ट्र में चलता है कि मालिक का पानी होता है तो ठीक है, नहीं तो वो जो बिजली का बिल है वो भी वो जो जमीन कर रहा है वो भरेगा। सिर्फ जमीन मालिक की है, तीसरे हिस्से से हो गया, आधा हिस्सा हो गया। और ठेका जो बोलते हैं उसको पूरा जमीन में सब कुछ वो जिसकी जमीन नहीं है वो करेगा और उसको हर साल के कुछ पैसे देगा। अगर अच्छी जमीन है, पानी है, बिजली है अच्छी, तो शायद कई कई जगह पे मैंने 30,000 रुपए भी सुने हैं। लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं है, वो थोड़ा बंजर जमीन है, वो 10,000 रुपए हर साल के एक एक करके देता है किसान को। उसमें एक बात है, उसमें भी पीछे अभी सरकार ने जो कानून लाए थे उसमें भी एक दिक्कत थी कि किसान अपनी जमीन किसी को किराए पे क्यों नहीं देता है। उसमें कुछ अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो उसमें एक बाधा क्या है कि लैंड सीलिंग एक्ट आता है। अगर आप लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सरकार कभी भी किसानों की जमीन किसी भी चीज के लिए निकाल लेती है। अगर मैंने आपकी जमीन आधे से करने के लिए आपसे 10-20 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया और उसी जमीन में से कोई सरकार रास्ता निकाले, हाईवे निकाले, फिर बड़े कोई प्रोजेक्ट के लिए सरकार जमीन निकाल सकती है, सरकार को तो कोई रोक नहीं सकता। तो वो जमीन अधिग्रहण कानून बोलते हैं, लैंड सीलिंग एक्ट। उसकी वजह से भी बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं और लीगली होता नहीं तो कभी भी कोई भी मुकर जाए, फिर बीच में से कुछ जाए। अगर कोई इन्वेस्ट करता है, बड़ी फैक्ट्री लगाता है, कोई कोल्ड स्टोरेज लगाता है, गोडाउन लगाता है, अगर उसी जमीन से अगर कोई रास्ता चला जाए, सरकार का कुछ चला जाए, तो किसान को मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको भी दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ इन्वेस्टर आने में दिक्कत हो रही है, ये भी देखा है हमने। और अभी जो सागर पिल्लारे जी ने बोला उसी हिसाब से अभी मैं 2 दिन पहले ही मेरे गांव गई थी, वहां पे सिर्फ 3 किसान है जिनके पास 10 एकड़ खेती है। महाराष्ट्र के एक, मतलब पूना के एक गांव में गई थी अभी, तो 5 एकड़ और 5 एकड़ से छोटा 2.5 एकड़ जमीन अगर है और उसके 2 बच्चे, तो 1 एकड़ जमीन उसके पास रहेगी। और सरकार का एक कानून और भी है, उस कानून के हिसाब से आप भूमिहीन नहीं हो सकते। अगर आप चाहते भी है कि मुझे ये खेती बेच के जाना है, बाहर के इन्वेस्टर आते हैं, उसमें भी क्या कानून है कि अगर आप किसान हैं
तो ही आप किसान की जमीन खरीद सकते हैं। किसान के पास तो खेती से बचा हुआ कोई मुनाफा है नहीं, तो वो उसका दाम कम हो जाएगा। अगर बेचना है तो किसान को ही बेचना पड़ता है। जिसके माँ बाप किसान नहीं है वो अमीर है, वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन फिर भी वो खरीद नहीं पाता क्योंकि वो कानून है। और अगर कोई किसान के पास 2 एकड़ जमीन है और वो चाहता है कि मेरा बच्चा चलो कहीं जाए, फैक्ट्री में भी जॉब करे, या फिर कहीं पे उसको छोटा दुकान उकान डालने के लिए ये जमीन बेच दी, तो एक कानून ये भी है कि आप भूमिहीन नहीं हो सकते। इसीलिए किसान चाहते हुए भी खेती से बाहर नहीं निकल रहे। बराबर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। तो हमने तीनों गेस्ट की बात सुनी। सबसे पहले सागर जी की बात सुनी कानूनों के बारे में, उसके बाद प्रमोद जी ने अपने रिसर्च के फाइंडिंग्स के बारे में हमको बताया कि उससे किसानों की जीविका और आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा उन्होंने टाइटलिंग के बारे में बताया। और अभी हमसे सीमा जी ने बताया कि खास करके महाराष्ट्र में किसानों पर इसका क्या असल प्रभाव पड़ा है। तो किसान एक तो किसानी से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और दूसरा उनको कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा जो है, जो असल का टिलर है उसको नहीं मिलता, जिसकी जमीन है सिर्फ उसी तक ये कॉम्पनसेशन पहुंच पाता है। एक थोड़ा जी सॉरी, इसमें जो मिले मतलब जो सैन्य में काम करते हैं लोग, मिलिट्री में जो लोग हैं, उनको जो सरकार जमीनें देती है, उसमें एक और गलत बात क्या है, अगर वो चाहता है कि मैं खेती नहीं करूंगा, अगर वो किसी को लगाता है तो वो जमीन हड़पने का उसको डर भी रहता है। अगर सागर पिलारे जी ने आपको जो बोला कि कलेक्टर या तहसील का परमिशन से वो बेच सकता है, उसमें भी अगर कोई भी जिसको जमीन मिली है सरकार से, तो वो जमीन अगर उसको किसी को बेचनी है तो उसका कानून ये है कि उसको 40% सरकार को मुआवजा देना पड़ता है। उसको नजराना बोलते। 40% जमीन के दाम के 40% नजराना उसको सरकार को भरना पड़ता है, फिर उसको परमिशन मिलती है, तब वो अपनी जमीन बेच सकता है। ओके। तो उसको 40% नजराना जो है वो पहले सरकार को देना होगा। कलेक्टर को देना पड़ता है, तब कलेक्टर उसकी परमिशन आती। फिर भी उसमें ब वर्ग बी आता है। अगर उसके ऊपर बी पर्चा रहेगा तो जिसको बेचा है वो किसी को बेच नहीं सकता, ये भी होता है। ओके। इसलिए लोग बाहर नहीं निकल रहे खेती से। हालांकि ये बहुत मुनाफे का सौदा नहीं है, उसके बावजूद भी वो खेती को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जी, और छोड़ेंगे नहीं तो फिर लैंड का कंसोलिडेशन नहीं होगा, लैंड का साइज नहीं बढ़ेगा। हाँ, बराबर है। तो हम इस समय हमारे पास 10 मिनट हैं। तो मैं अपने श्रोताओं से, दर्शकों से अनुरोध करूंगा, अगर उनके कोई भी सवाल हैं तो वो हमारे पैनलिस्ट से सवाल पूछ सकते हैं। अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम वो सवाल ले सकते हैं। तो कोई भी आपके सवाल हो हमारे पैनलिस्ट से, आप बेझिझक अपने सवाल पूछें। एक सवाल हमारे पास यहाँ पर आया है, इज द मॉडल लैंड लीजिंग बिल अ वाइबल ऑप्शन फॉर चेंज? तो हमारे ये जानने में आया था कि महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र की विधानसभा है, उन्होंने एक मॉडल लैंड लीजिंग बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा था, लेकिन वो बिल जो है वो भी कानून का रूप नहीं लिया है। प्रमोद जी, आपका कोई मॉडल लैंड लीजिंग के बारे में आप कुछ विचार अपने साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो मैंने बोला था कि जो प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग और कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग है, अब जो नीति आयोग ने मॉडल एक्ट बनाया और स्टेट्स को बोला वो उसको फॉलो करने के लिए, महाराष्ट्र में उसके ऊपर हुआ है कुछ काम, लेकिन वो जमीन पे अभी नहीं आया। जैसा सागर जी ने बोला कि वो अभी उनके गवर्नर के सिग्नेचर होने या राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने, उसके बाद ही वो सब पता लगेगा कि वो कैसे वो काम करता है। लेकिन जो कंक्लूसिव लैंड टाइटल है, उसका मतलब ये है कि यदि एक बार आपके पास लैंड टाइटल आता है, आपके नाम यदि जमीन होती है, तो यदि आप जब तक आप उसको बेचते नहीं, यदि उसके ऊपर कोई रिट भी करता है कि ये लैंड मेरी है, तो एक कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग में एक बार आपके नाम यदि रजिस्ट्री है, आपके नाम पे टाइटल है, तो वो टाइटल उसको नहीं मिलेगा। इवन इफ जो रिट कर रहा है कि ये लैंड मेरी है,
उसको गवर्नमेंट एट द मोस्ट कंपनसेशन देगी, क्योंकि कंक्लूसिव टाइटलिंग आपके पास है तो आप ही उसके ओनर हैं। उसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है और जाकर के आपको कोर्ट में एस्टैब्लिश नहीं करना है कि ये मेरी लैंड है और मैं ही इसका मालिक हूं। एक बार आपके नाम टाइटल हो गया तो आप उसमें निर्विरोध आप उसके मालिक हैं, और उसमें यदि कुछ कंपनसेशन बनता है तो गवर्नमेंट देगी कंसर्न पर्सन को जो आपके को चैलेंज कर रहा है। तो ये जो सिस्टम है प्रोबेबली ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि हम मैं उसमें एक देख रहा था, एक वर्ल्ड बैंक की भी स्टडी है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि इंडिया में जो लिटिगेशन है 60 to 70% केसेस आर रिलेटेड टू लैंड ओनली। तो ये जो जब आप केस लड़ते हैं कोर्ट में और इतना भारी भरकम आपको खर्चा करना पड़ता है, तो यदि इवन इफ आप लैंड ओनर हैं और आपको कोई चैलेंज करता है, तो आपको यदि जमीन के बराबर आपका पैसा लग जाता है उसको डिफेंड करने में ही, तो ओनरशिप होने का कोई मतलब नहीं है उसमें, क्योंकि आप बैठे बिठाए आपको कोई चैलेंज करता है और आपको फिर पेपर उसके इकट्ठा करने हैं, आपको एक वकील करना है, जा करके कोर्ट में डिफेंड करना है, तो आप ओनर नहीं है। इसका मतलब आप सिर्फ राइट्स आपके पास थे, उसको किसी ने चैलेंज कर दिया, कल्टीवेशन राइट्स को, और आप जो है उसको जाके डिफेंड करिए। तो कंक्लूसिव टाइटलिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो एक चीज और मैं कहूंगा कि हमने अभी मेरे पास कर्नाटका की फाइंडिंग्स हैं। मैंने अभी एक वीएस मेमोरियल लेक्चर भी दिया, वीएस व्यास मेमोरियल लेक्चर भी दिया था इस पे। वो पेपर भी मैं जल्दी ही पब्लिश करने वाला हूँ। और हम बाकी 15 स्टेट्स का डाटा हमारा आ चुका है, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि लैंड टाइटल यदि फार्मर के नाम पे है, जहां जहां लैंड टाइटल फार्मर के नाम पे है, लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल है फार्मर को जिसके पास टाइटल है। जिसके पास टाइटल नहीं है, यदि वो 5 लाख ले रहा है तो इसको 5,000 50,000 भी उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है लैंड टाइटल के बिना। और सब्सिडी एक्सेस तो जो है वो लैंड टाइटल के बिना 0% है। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारे प्रोग्राम चला रही हैं अभी। जो फार्मर्स का जो एक प्रधानमंत्री जब का जो प्रोग्राम है जिसमें 6,000 रुपया 3 किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है, उसमें हमने पाया कि जिसके पास टाइटल नहीं है उसको पैसा नहीं मिल रहा। इवन इफ वो फार्मिंग कर रहे हैं, सालों से वो कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन उनको एक पैसा भी उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। चाहे वो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं, चाहे मार्जिनल और स्मॉल हैं। जबकि जो क्लियर टाइटल है उनको क्लियरली वो 6,000 रुपया सब जो है ऑन एन एवरेज वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उनको मिल रहा है। इसी तरह क्रेडिट, सब्सिडी, इंश्योरेंस में भी हमने पाया कि जो लैंड टाइटल जहां पे नहीं है वहां 10% भी हिस्सा भी इंश्योरेंस का नहीं है एज कंपेयर टू जो क्लियर टाइटल जिनके पास है। तो हमारी स्टडी से क्लियरली ये निकल के आ रहा है कि लैंड टाइटलिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको अभी तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और एग्रीकल्चर को शायद यदि इनकरेज करना है तो लैंड टाइटल आपके नाम पे होना चाहिए। और यदि फार्मर यदि कुछ सब्सिडी प्रोवाइडेड एक्टिविटीज जो फार्मिंग के बाहर है, जैसे डायरी लगाना चाहता है, पिगरी कुछ खोलना चाहता है, फिश का एक पॉन्ड लगाना चाहता है, तो बिना लैंड टाइटल उनके नाम पे यदि नहीं है तो आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ना आपको बैंक का लोन मिलेगा, ना आपको सब्सिडी प्रोग्राम मिलेगा। और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं जिनका बहुत जिनके पास कैश की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो कोई भी वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि टाइटल उनके नाम पे नहीं है, तो वो कहीं डाइवर्सिफाई भी नहीं कर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लैंड से ही जुड़ी हुई हैं और इसका रिफॉर्म जब तक नहीं होगा, एक तो लैंड के टाइटल का रिफॉर्म, लैंड डिजिटाइजेशन और टेनेंसी रिफॉर्म, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि एग्रीकल्चर को हमें आगे सर्वाइव करवाना है, हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है फ्यूचर के लिए। तो इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और सभी स्टेट्स को मिल करके इस पे काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपने काफी जरूरी बातें उठाई।
सीमा जी, आपके पास मैं सिर्फ एक कंक्लूसिव कमेंट आप कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन लेस देन 1 मिनट, क्योंकि समय हमारा पूरा हो गया है। तो आप कृपया एक मिनट में अपनी बात कहें। अगर प्रमोद कुमार जी ने बोला कि अगर आप जमीन के ओनर होंगे तो आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, कुछ लगाना है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन महाराष्ट्र में एक अलग कानून है, उसके तहत अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पे कुछ नहीं कर सकते, उसको नॉन एग्रीकल्चर बनाएंगे तभी हो जाता है। एक इन्होंने बोला कि सरकार इनको सब्सिडी दे रही 3 किस्तों में 2-2 हजार। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि जो वो सरकार पैसे दे रही है वो किसान के बैंक खाते में जमा तो हो रहे, लेकिन किसी भी चीज का अगर उसके ऊपर कर्जा है तो वो लोग बैंक वाले उसको सब्सिडी नहीं दे रही है, वो अपने कर्जे से निकाल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, वो पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बराबर है। तो चेंज ऑफ लैंड यूज भी जो है वो काफी सारे राज्यों में कानून है कि जो कृषि भूमि है उसका इस्तेमाल सिर्फ कृषि के लिए किया जा सकता है। नहीं, सीमा जी, जो मैं कह रहा था, मैं भी हाँ। यही कह रहा था कि कृषि और कृषि से रिलेटेड एक्टिविटीज, यदि आपको डायरी लगानी है तो कृषि से बाहर नहीं है, वो कृषि की एक्टिविटी जी। है। फिश पॉन्ड लगाना है तो वो कृषि की ही एक्टिविटी है। जी 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 जी। तो मेरे ख्याल से हमारी काफी बहुत ही रोचक दिलचस्प चर्चा रही, और इससे काफी सारी बातें निकल कर आई। इनफैक्ट जैसे कि प्रमोद जी ने और सागर जी ने भी बात कही, तो कुछ चीजें जिनका हमें भी मालूम नहीं था, कुछ नए फैक्ट्स निकल के आए, और जमीनी हकीकत के बारे में हमें सीमा जी ने अवगत कराया। तो इस पर आई थिंक काफी जागरूकता लाने की जरूरत है, काफी ज्यादा काम करने की और जरूरत है, और ऑफ कोर्स सरकार को, खास करके सभी राज्य सरकारों को, जहाँ जहाँ भी कृषि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वहां पर इसके ऊपर रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी मेहमानों, श्रोताओं और दर्शकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही दोबारा फिर एक चर्चा लेकर आपके सामने आए। धन्यवाद।